हाय फ्रेंड्स, यदि आप सीटेट फरवरी 2026 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि परीक्षा के दौरान आपको यही सेम पेपर देखने को मिलेगा। तो वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि वीडियो में हमने बहुत सारे दिशा निर्देश बताए हैं जो कि आपको परीक्षा के दौरान टाइम ना मिलने के कारण आप समझ नहीं पाते। तो बहुत सारी आप परीक्षा के दौरान गलतियाँ कर देते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी गलतियां बिल्कुल परीक्षा में नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको निर्देश समझ में नहीं आता, तो वो गलतियां कर देते हैं भाषा चॉइस करने में दोस्तों। क्योंकि आप संस्कृत चॉइस किए रहते हैं तो उसके लिए 2 सेट मिलता है, भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड। यहाँ समझने वाली बात है दोस्तों, यदि आप ध्यान से समझेंगे तभी आप वहाँ परीक्षा के दौरान अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो बहुत सारी गलतियाँ आप कर देते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपको परीक्षा का पेपर है, हूबहू यही आपको पेपर मिलेगा दोस्तों। ये 2019 का पेपर है जो दिसंबर में हुआ था। तो चलिए हम बात करते हैं। आपको ये पेपर है एग्जाम पेपर, सेम यही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे रोल नंबर वगैरह अपना नाम लिखना है, फिर परीक्षा केंद्र का नाम लिखना है, यहाँ हस्ताक्षर करना है, यहाँ पर कक्ष निरीक्षक हस्ताक्षर करेगा। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन का पहला भाग है दोस्तों, जिसमें पहले भाग में आपको बाल विकास यानी CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी मिलेगा। यहाँ आपको 30 नंबर यानी 30 प्रश्न हो गए 30 मार्क्स के, जिसको आपको हल करना है। तो चलिए देख लेते हैं। ये 2019 का पेपर है। पहला पेपर क्या कह रहा है, पहले प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? तो भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी होती है? क्योंकि भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि प्रारंभिक बाल्यावस्था है। इस अवस्था में क्या करते हैं, बच्चों की उम्र कितनी होती है? 6 से 9 वर्ष, जिसमें बालक के भाषा विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना अति आवश्यक होता है, क्योंकि इसी दौरान बच्चे की भाषा की विकास तीव्र गति से होता है। तो यहाँ पर क्या करें, संवेदनशील अवधि कौन सी है? तो आपका दूसरा विकल्प सबसे उपयुक्त होगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था, यानी पहले नंबर का ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहल वर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? दोस्तों बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आप परीक्षा में सेम यही पेपर मिलेगा। नैतिक विकास की एक अवस्था है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्योंकि लॉरेंस कोहलबर्ग ने कौन सी कितनी अवस्थाएं बताई है? 3 पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर और उत्तर परंपरागत स्तर। तो इसमें किसकी बात कर रहा है? नैतिक विकास की एक अवस्था है। इसमें से आपका कौन सा? सामाजिक अनुबंध अधिविन्यास। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, सामाजिक अनुबंध अधिविन्यास। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह किसका उदाहरण है? तो दोस्तों यह किसका उदाहरण हो सकता है? जेंडर पक्षपात। अगला है, बच्चों में जेंडर की रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? तो चौथे नंबर का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना। 4 का फर्स्ट। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? तो किसने दिया? वाइगोत्स्की जी ने, लेव वाइगोत्स्की जी ने दिया था। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जिगसॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिससे यह जूता
पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की जी ने किस तरह को संबोधित करते हैं? दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन पहला हो जाएगा, ये व्यक्तिगत वार्ता में आएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो 7 नंबर क्वेश्चन का किसका है? ये पाठ है दोस्तों, ढांचा इसका उदाहरण है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? 8 नंबर क्वेश्चन है, तो 8वां का आपका कौन सा सही होगा? सेकंड नंबर, संरक्षण कक्षा समावेशन। क्योंकि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था होती है, जिसकी समय सीमा कितनी है? 7 से 11 वर्ष की है। क्योंकि इस अवस्था के बच्चों में 3 महत्वपूर्ण संप्रत्यय विकसित होते हैं। कौन कौन से? पहला संरक्षण का सिद्धांत, पहला संरक्षण का सिद्धांत। अगला नंबर होता है संबंध विकसित होता है, और कक्षा समावेशन। तो दोस्तों यहां पर ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, संरक्षण और कक्षा समावेशन। अगला प्रश्न है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? पियाजे की संरचना कौन सी है? दोस्तों आप सबको पता है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में स्कीमा, स्कीमा शब्द आप लोगों ने सुना होगा। स्कीम्स संज्ञानात्मक संरचना और संतुलन, ये सब सिद्धांत, इसके सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास जो सिद्धांत हैं उसके मूलभूत भाग होते हैं। इसकी हमने बात की, स्कीमा की और स्कीम्स की, और संतुलन, समायोजन, ये सब क्या है? पियाजे के द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के क्या है? मूल भाग हैं दोस्तों। इसी पे पियाजे जी ने अपना सिद्धांत दिया। तो बात करते हैं बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में कौन सी पियाजे की संरचना है, इसमें कौन सी सही होगी? स्कीमा विकल्प सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगले प्रश्न पे चलते हैं। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? बुद्धि के बारे में कौन सा सही है? यहां पर ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। बुद्धि बहुआयामी है दोस्तों। बुद्धि क्या होती है? बुद्धि बहुआयामी होती है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। अगला प्रश्न है, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन के है, यदि रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है जिसमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं, तो इसका मतलब है कि वह सृजनात्मक विचारों का प्रदर्शन कर रही है। किसके बारे में? सृजनात्मक प्रदर्शन कर रही है। क्योंकि सृजनात्मकता का संबंध किससे होता है? मौलिकता या नवीनता से ही होता है। क्योंकि सृजनात्मक व्यक्ति हमेशा नवीन विचारों के बारे में सोचेगा, क्योंकि किसी समस्या पर नए ढंग से सोचने तथा समायोजन खोजने के प्रयास से सृजनात्मकता परिलक्षित होती है दोस्तों। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 12 नंबर का कौन सा सही होगा? सृजनात्मक विचार, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थी के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? दोस्तों 13 नंबर कह रहा है क्या करना चाहिए शिक्षक को? तो शिक्षक को इसमें से क्या करना चाहिए? अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढना चाहिए। दोस्तों अगर पहले चले, क्योंकि बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, बिल्कुल गलत है।
इस स्थिति को जैसे है स्वीकार कर लेना चाहिए, बिल्कुल ये भी गलत है। इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, बिल्कुल ये भी गलत है। यहाँ ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, क्योंकि बच्चे का नुकसान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सीटेट यही कहता है, यदि आप ये सीख लिए तो आप सीटेट क्वालिफाई कर जाएंगे, बच्चे का नुकसान बिल्कुल ना हो। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए? तैयार नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। तैयार करना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, बिल्कुल ये गलत है। कभी कभी तैयार करना चाहिए, ये भी बिल्कुल गलत है। सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि शिक्षक को हमेशा सक्रिय नहीं रहेगा तो उसके बच्चे कभी सक्रिय नहीं हो पकड़े, खुश नहीं रहेंगे, निष्क्रिय रहेंगे बच्चे, तो कक्षा का वातावरण प्रभावी ठीक ढंग से नहीं होगा, जिससे बच्चे सीख नहीं पाएंगे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सक्रिय रूप से तैयार करना होगा। अगला है पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक कह रहा है लक्षण क्या हो, तो इसको आपको बताना है। यहां पर न्यू अवधान विकार, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, एक ही गतिविधि विषयक कार्य को बार बार दोहराना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, पठन वैफल्य बच्चों की, ये है दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में किस पर आधारित है? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? व्यवहारवादी सिद्धांत, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिव्यक्ति, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। तो यहाँ पर दोस्तों 16 नंबर का आपका तीसरा विकल्प करेक्ट आंसर है। 16 नंबर का तीसरा विकल्प सही है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब? 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर आधारित है, मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर आधारित है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो था वो सभी बच्चों को क्या अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार देता है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। कौन सा अधिकार? अधिनियम 2009। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। अगला प्रश्न है संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या होता है? यत्रवत याद करने पर आधारित है, रटंत विद्या तो बिल्कुल नहीं सही होगा, प्रबलन पर केंद्रित है, अनुबंधन द्वारा अर्जित है, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। दोस्तों यहाँ पर ये चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहज अनुभूत सिद्धांत के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? दोस्तों क्योंकि बच्चों के इस सिद्धांत को अनदेखा करने देना चाहिए, बिल्कुल गलत है, क्योंकि बच्चा सर्वोपरि होता है, ये ध्यान रखना है। बच्चों को दंडित करना चाहिए तो बिल्कुल गलत है, कभी नहीं हो सकता किसी भी विकल्प के। अगला अपने बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत को बदल देना चाहिए। दोस्तों रटंत विद्या बार बार याद करने के लिए प्रेरित नहीं करती है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर। प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए, चौथा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक दोस्तों आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? कह रहा है छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता हो सकती है? तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र में बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता दी जाती है। किसके अनुभव को? बच्चों के अनुभव को प्रमुखता दी जाती है, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा में बालकों की रुचियों, योग्यताओं, क्षमता के अनुसार या उनके अनुभव के अनुसार शिक्षण कार्य किया जाता है और इसी के अनुसार पाठ्यक्रम भी अपनाए जाते हैं। परिस्थितियों का निर्माण इसी प्रकार किया जाता है बच्चों की रुचि, क्षमता, योग्यता के अनुसार, जिससे छात्र क्या करते हैं? सक्रिय सहभागिता द्वारा वो शिक्षण कार्य करते हैं, यानी सीखते हैं। तो यहाँ पर
19 नंबर का कौन सा विकल्प सही होगा? 19 नंबर का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा बच्चों। बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या है? पूर्णतया अलग है, स्वतंत्र है, सन्निहित है और संबंधित नहीं है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? एक दूसरे से सन्निहित है, यहाँ ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर अधिगम के बारे में बता रहा है, तो कौन सा सही होगा? यहाँ पर अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा इसको। अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है। अधिगम आवृत्ति संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की संरचना की प्रक्रिया है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथा आपका करेक्ट होगा। चौथा नंबर विकल्प सही, क्योंकि संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया, अर्थात अधिगम किसी अनुबंधन द्वारा न होकर के क्या करता है, बल्कि एक सक्रिय ज्ञान का निर्माण की प्रक्रिया में करता है, यानी सक्रिय ज्ञान का निर्माण करता है। तो संरचनावादी सिद्धांतकारों में इसके स्विस मनोवैज्ञानिक, स्विस देश के मनोवैज्ञानिक कौन थे? जीन पियाजे तथा वाइगोत्स्की जी प्रमुख हैं। इन दोनों सिद्धांतकारों का मानना क्या है? इनका मानना है कि अधिगमकर्ता द्वारा सक्रिय रहकर सृजित किया जाता है क्या, और निष्क्रिय रहकर वातावरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही है दोस्तों। अधिगम सक्रिय रहकर के व्याप्त किया जाता है, विनियोजन के द्वारा ज्ञान संरचना प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है? विद्यार्थियों को यहाँ पर कौन सा 22 नंबर का क्वेश्चन कौन सा सही होगा? यहाँ पहला विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। उदाहरणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यही एक प्रभावशाली तरीका है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होगी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 23 का कौन सही होगा? चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? ध्यान दीजिएगा। सार्थक अधिगम को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों क्या होता है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? कई विकल्प दिए गए हैं, 1 2 3 4। तो कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा दोस्तों? यहाँ पर सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण तैयार करना, ये भी ऑप्शन आपका यहाँ सही है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन, ये भी आपका सही है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक जिसको हम बोलते हैं ये भी जरूरी होता है दोस्तों। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है, दूसरा और तीसरा विकल्प। अगला प्रश्न है, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? तो कौन सा यहाँ राइट आंसर? 4 नंबर, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। अगला प्रश्न है अन्वेषण। तो दोस्तों अन्वेषण होता ही क्या है? ये 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? यानी शिक्षक क्या करते हैं? बच्चों की जो जटिल अवधारणा, कठिन अवधारणाओं की समझ को अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कराकर सहज कर सकते हैं। जब बच्चे किसी समस्या का समाधान स्वयं खोजते हैं और उस पर चर्चा परिचर्चा करते हैं तो समस्या जो होती है वह स्वतः बच्चों की समझ में आने लगती है। इसीलिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहन कर सकती है? दोस्तों किस प्रकार से प्रोत्साहन कर सकती है? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन चौथा नंबर सही है। बच्चों को
सहज अनुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। यहाँ पर ये चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, बच्चों को प्रोत्साहित करके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? तो 27 नंबर का पहला ऑप्शन सही है, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत का नहीं है? दोस्तों कौन सा सिद्धांत का नहीं है, यहाँ आपको बताना है। 28 नंबर क्वेश्चन कौन सा है? चौथा यहाँ ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है 28 नंबर का आपका कौन सा विकल्प सही है? 4 नंबर करेक्ट आंसर है। दोस्तों चलते हैं, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ में इसे प्रभावित नहीं करती। 29 नंबर क्या कह रहा है? वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? तो वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या हो सकता है? दोस्तों यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही है, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। ये दोस्तों चौथा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है बाल विकास का, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? तो 30 नंबर क्वेश्चन का आपका तीसरा नंबर सही है, समाजीकरण, द्वितीयक समाजीकरण यानी विद्यालय में मीडिया। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि यह आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा और आप हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।